हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं पीजेंट्स, जमींदार्स एंड स्टेट। बेसिकली पहले हम पीजेंट्स के बारे में जानते हैं। सही है, पीजेंट्स, ठीक है। ये आपको बेसिकली 17th और लेट 17th सेंचुरी का बात किया जा रहा है, ठीक है। उस टाइम पे जो पीजेंट्स को माना जाता था बेसिक यूनिट ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी। सही है, इस वर्ड का मतलब आप समझ सकते हैं। जो एग्रेरियन, जब जो जितना भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो काम था उसका बेसिक यूनिट कौन था? आपका पीजेंट्स। मतलब जितना भी एग्रीकल्चर रिलेटेड काम होते थे वो सब आपका पीजेंट्स के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते थे, ठीक है। इससे हमको ये पता चलता है। अब ये हमको पता कहाँ चलता है, ठीक है, मतलब सोर्सेस क्या थे इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। तो हम सोर्सेस के बारे में जानते हैं। अब सोर्सेस क्या थे, देखिए बेसिकली 3 to 4 टाइप्स ऑफ सोर्सेज थे। सही है, तो जो आपको पहला आता है वो आपका था मुगल कोर्ट से जो डॉक्यूमेंटेशन निकला था, ठीक है ना, ऐनी अकबरी, ठीक है। ऐनी अकबरी से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है इसके बारे में। सही है, पहला आपका आता है ऐनी अकबरी। सही है, उसके बाद आपका दूसरा आता है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड आपके हुआ करते थे उस समय पे। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स कहाँ के? गुजरात के, ठीक है। और भी कुछ जगह मेंशन किया गया है यहाँ पे। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है ना। 17th और 18th सेंचुरी के पीरियड का बात किया जा रहा है। सही है, और भी जो आपको अदर सोर्सेस हैं, आपका क्रॉनिकल्स हैं। सही है, और कुछ जो है मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने रिकॉर्ड्स मतलब छोड़ के गए थे, ठीक है ना। या फिर उनके क्या बोलते हैं, वो लोग रिकॉर्ड रखा करते थे कितना कैट हुआ, नहीं हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना पीजेंट्स लोग कितना जनरेट कर पाया, नहीं कर पाया। तो वो लोग भी अपना रिकॉर्ड रखा करते थे। तो उनके रिकॉर्ड से भी जो है हमें कुछ सीखने को मिला, हमें कुछ जानने को मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, ठीक है। तो वो भी जो है एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है हमारा, हम बोल सकते हैं वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बन चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, बिसाइड्स द एक्सटेंसिव रिकॉर्ड्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड अस विद यूजफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्रेरियन रिलेशन इन ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। देखिए अब ये जितने भी सोर्सेस थे आपके, ठीक है, जितने भी इंफॉर्मेशन थे आपके, मतलब सोर्सेस से जितने भी इंफॉर्मेशन आते थे उसमें एक चीज़ मेंशन होता था, बहुत मतलब स्ट्रिक्टली मेंशन किया जाता था, कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीजेंट्स, जमींदार और स्टेट, इन तीनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ करता था उसको जो है स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया था। जितने भी मतलब रिसोर्स, अब जितने भी रिसोर्स आए थे, ठीक है ना, बाहर इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेके जो बाहर जितने भी सोर्सेज बाहर आए थे उसमें मुझे ये सब मेंशन किया गया था कि कन्फ्लिक्ट कैसे, मतलब उस टाइप का कन्फ्लिक्ट कैसा था पीजेंट्स में, जमींदार में और स्टेट में जो एक कन्फ्लिक्ट चला करता था, उसको जो है वो पॉइंट आउट किया गया है सभी सोर्सेस में, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया है, ऑल दी सोर्सेज रिकॉर्ड इंस्टेंसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, जो मैंने आपको अभी बोला। इन द प्रोसेस, मतलब इससे क्या पता चलता है, पीजेंट्स का परसेप्शन पता चलता है, ठीक है ना, पीजेंट्स का परसेप्शन ऑफ स्टेट, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, पीजेंट्स परसेप्शन ऑफ स्टेट, ठीक है। इन सब जो रिकॉर्ड है या फिर ये सब जो जितने भी सोर्सेस हैं, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, उससे हमें क्या पता चलता है, पीजेंट्स परसेप्शन ऑफ स्टेट, मतलब पीजेंट्स का लोग का परसेप्शन क्या था स्टेट को लेकर, ठीक है ना, हमें वो पता चलता है। सही है, देखिए उस टाइम पे जो था उन लोग के साथ जो नाइंसाफ़ी किया जाता था, ठीक है। मतलब उन लैंड में मतलब अपना कल्टीवेशन किया, ठीक है, अपना मेहनत दिया, उनके बदले उनको जो रिटर्न मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिल पाता था, ठीक है। इसकी वजह से जो उन लोगों में कन्फ्लिक्ट हो जाता था। हम बाद में पढ़ेंगे क्यों कन्फ्लिक्ट होता था, नहीं होता था, मतलब थोड़ा डिटेल में बाद में जाएंगे, लेकिन फिलहाल मतलब जो मेन रीज़न था यही था, ठीक है। वो प्रोड्यूस करते थे, उस प्रोड्यूस का जो रिटर्न उनको मिलना चाहिए था वो उनको उतना नहीं मिल पाता था, ठीक है, मतलब कम मिलता था, जिसकी वजह से जो वो लोग नाराज़ होते थे या फिर उनके बीच में जो है झगड़ा हो जाता था, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया है। अब आपका आता है पीजेंट्स एंड देयर लैंड, ठीक है। अब जो सेक्शन कवर अप करने वाले हैं वो क्या है, पीजेंट्स एंड देयर लैंड। अब हम पढ़ेंगे कि पीजेंट्स एंड देयर लैंड, मतलब पीजेंट्स और उनके लैंड के बीच में क्या रिलेशनशिप हुआ करता था, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, द टर्म मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू डिनोट पीजेंट वेयर रैयत और मुजरियन, किसान और असामी। ये कुछ टर्म्स थे
जो मतलब उस टाइम के पीजेंट्स को डिनोट किया जाता था, ठीक है ना। कोई अगर अगर आपस में बात करेगा उस टाइम के पीरियड में तो ये नहीं बोलेगा कि वो पीजेंट है, ऐसा नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, वो रैयत है, वो किसान है, वो आसामी है ना, ऐसे बोलेगा। मतलब ये आपका जो है लोकल लैंग्वेज था या फिर लोकल नेम हम बोल सकते हैं। हम तो उनको पीजेंट्स बोल रहे हैं अभी, लेकिन ये उन लोग का लोकल नेम था, ठीक है। क्या कहता है, रैयत, आसामी, किसान, है ना, ये सब। तो यहाँ पे ये बोला गया है। और आपका में मेंशन किया गया है कि जो पीजेंट्स थे बेसिकली दो टाइप्स के थे, ठीक है। एक आपका था खुद खस्ता और एक आपका था पई खस्ता, ठीक है। तो खुद खस्ता क्या था, खुद खस्ता मेंशन करते हैं यहाँ पे, खुद खस्ता। और आपका दूसरा था पही कस्ता, ठीक है। ये पीजेंट्स के जो है दो कैटेगरीज से हम बोल सकते हैं, पीजेंट्स के दो कैटेगरी थे। ये खुद खस्ता, ये क्या है, ये मतलब इसका जो है एक मतलब एक लोकल रेसिडेंस था, ठीक है। एक लोकल रेसिडेंट इसके पास अपना एक लैंड है, ठीक है, ओन्ड लैंड, ठीक है, जिसके ऊपर वो अपना कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करता है, ठीक। पई खस्ता क्या है, एक नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, नॉन रेसिडेंस हम बोल सकते हैं, सही है। इसका अपना लैंड नहीं रहता है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते थे उस टाइम पे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये लोग काम करते थे, सही है। कौन से बेसिस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस से, कहीं बाहर से आए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लिए कि हम आपके इस लैंड में खेती बाड़ी करेंगे, जितना प्रोड्यूस होगा उसका इतना हिस्सा आपको दे देंगे, ठीक है। तो जो उस टाइम मुझे जो रूलिंग इलाइट्स है उसको पसंद आएगा, बोला ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा जो मतलब जो मेरा क्या बोलते हैं, जो मेरा क्या बोलते हैं उसको, जो मेरा जो मतलब रिटर्न मुझे मिलने वाला है वो मुझे मिल जाना चाहिए, ठीक है। यही मतलब यही बात यहाँ बोला गया। इसके खुद खस्ता और पई खस्ता, सही है। पीजेंट्स में क्या है, दो क्लासिफिकेशन था, खुद खस्ता और पई खस्ता, ठीक है, सिंपल सा बात, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद पीजेंट्स के बारे में, पीजेंट मतलब कितना लैंड ओन कर सकता है उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया, ठीक है। एक एवरेज जो पीजेंट है, ठीक है, वो जो है आपको बेसिकली पेयर ऑफ बलॉक और दो ठो ये रख सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्लॉ रख सकते हैं, ठीक है ना। और पेयर ऑफ ब्लॉक यहाँ बोला गया है, इन एवरेज एन एवरेज पीजेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया डिड नॉट पोसेस मोर देन अ पेयर ऑफ ब्लॉक्स एंड 2 प्लॉस, ठीक है, नॉट पोसेस मोर देन अ पेयर ऑफ ब्लॉक्स एंड 2 पेयर ऑफ ब्लॉक्स एंड 2 प्लॉस, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है वो लोग अपने पास नहीं रख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे यही बोला गया है। फिर जो गुजरात में है, peasants possessing about 6 of acres of land were considered to be affluent, ठीक है। उसके बाद इन बंगाल में जो है ऑन द अदर हैंड 5 acres was the upper limit of an average peasant farm, ठीक है। यहाँ पे मतलब लिमिट सेट कर दिया गया था, ठीक है। गुजरात में कितना, 6 एकर्स, ठीक है। गुजरात में एक फार्मर जो है 6 एकर्स ऑफ लैंड को ही मतलब उसका लिमिट है, उससे ज़्यादा वो नहीं रह सकता। और बंगाल में कितना था आपका, 5 एकर्स का लैंड था, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया है, कल्टिवेशन वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप, बात सही है। उस टाइम को जो पीजेंट्स थे वो आपका लैंड को इंडिविजुअली ओन करते थे और उनके बेसिस पे जो है आपका कल्टीवेशन हुआ करता था, ठीक है। कल्टीवेशन जो आपका बेसिकली जो है मतलब क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल ओनरशिप के बेसिस पे किया जाता था, ठीक है। वो खुद उगाते थे, खुद खाते थे, और अगर सरप्लस क्रिएट होता था तो उसको मार्केट में सेल करते थे, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया है, पीजेंट्स बॉट एंड सोल्ड देयर लैंड्स लाइक अदर प्रॉपर्टी ओनर्स, ठीक है। पीजेंट्स को पूरा हक था अपने लैंड पे, इससे मतलब क्या समझ में आता है, पीजेंट्स को जो है अपने लैंड पे पूरा हक था, ठीक है। वो चाहे तो किसी को भी अपना लैंड बेच सकता है या फिर लैंड खरीद सकता है, ठीक है। मतलब लैंड ओनरशिप जो है वो लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं बहुत ही मतलब बढ़िया था उस टाइम पे, ठीक है ना, लैंड ओनरशिप का जो प्रिंसिपल था, ठीक है। पीजेंट्स लोग जो है लैंड ओन करता था, उसको चाहे तो बेच सकता था या फिर किसी से अगर लैंड खरीदना चाहता है तो पूरा लैंड खरीद सकता था, ठीक है। तो ये एक वहाँ पे एक बढ़िया फैक्टर था, हम बोल सकते हैं। द अबंडेंस ऑफ लैंड, ठीक है। देखिए उस टाइम पे जो था आपका, जो बोल सकते हैं जो कल्टीवेशन या जो प्रोडक्शन था, या फिर बोल सकते हैं जो एग्रीकल्चर एक एक्सपेंशन उस टाइम पे हम देखने को मिला था, ठीक है ना। उसके लिए आपको जो बेसिक 3 से 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है ना। कौन कौन से फैक्टर्स थे हम वो जानेंगे। देखिए पहले हम थोड़ा सोचते हैं कौन कौन से फैक्टर आपके हो सकते हैं रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। देखिए पहला तो आपका इंटेंसिव लेबर, सही है आपका, फिर हम बोल सकते हैं
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ये सब हम सोच सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन किया गया देखते हैं। अबंडेंस ऑफ लैंड, ठीक है, अवेलेबल लेबर एंड मोबिलिटी ऑफ पीजेंट्स, ठीक है, क्या क्या है, अबंडेंस ऑफ लैंड, अबंडेंस ऑफ लैंड, ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं लेबर, और आपका है मोबिलिटी ऑफ लेबर, मतलब जो लेबर था आपका एक जगह से दूसरा जगह पे जा सकता था, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था उस टाइम पे, ठीक है, हम बोल सकते हैं। तो पहले क्या था, अबंडेंस ऑफ लैंड, ठीक है, हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लैंड अबंडेंट था उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट बंगाल में 5 एकड़ था और आपका गुजरात में 6 एकड़ था, तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा लैंड एक मतलब क्या बोलते हैं एक फार्मर प्रोसेस कर पाता है उस पर कर पाता था, सही है। तो क्या था आपका अबंडेंस ऑफ लैंड, या आपका लेबर भी उस टाइम पे मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव था, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस था, है ना। फिर आपका है मोबिलिटी ऑफ लेबर, मतलब लेबर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया था, लेबर जहाँ मतलब अगर चाहे तो उसका अपना मर्जी है, वो कहीं से कहीं भी जा सकता है काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये 3 फैक्टर्स थे जो कि मतलब एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन में हेल्प किए थे, ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया। इसके लिए उस टाइम पे जो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हुआ था, ठीक है ना, उसके पीछे यही 3 फैक्टर्स का मेजर रोल प्ले करते थे, सही है, यहाँ बोला गया। अब आपको बात किया जाए इरिगेशन का, ठीक है, आपका इरिगेशन का सेक्शन आ रहा है। ठीक है, अब आता है इरिगेशन का सेक्शन, मतलब देखिए उस टाइम के जो कल्टीवेटर्स थे, ठीक है ना, वो बेसिकली जो है मानसून पे डिपेंड रहते थे। आज भी जो है हमारा जो इंडिया है मतलब मानसून जो बैकबोन है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर के टर्म में जो है मानसून बैकबोन ऑफ इंडिया हम बोल सकते हैं, सही है। उस टाइम पे भी था, आज भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हुआ था उसको मतलब कोप अप करने के लिए मानसून इनफ नहीं था, ठीक है ना, ठीक है। और कुछ कुछ सेमी एरिड एरियाज भी थे जो कि कल्टिवेबल थे अगर एक्स्ट्रा वाटर प्रोवाइड किया जाए, तो उसके लिए क्या किया गया था, इरिगेशन टेक्नोलॉजी को अपनाया गया था, ठीक है। देखिए क्या किया गया था, मॉनसून सीमेंट द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो मैंने आपको अभी बोला, बट देयर वेर क्रॉप्स विच रिक्वायर्ड एडिशनल वाटर, ठीक है, कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसे थे जिनको मतलब थोड़ा और ज़्यादा वाटर लगता है, एडिशनल थोड़ा एक्स्ट्रा वाटर लगता है, सही है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ इरिगेशन हैड टू बी डिवाइस्ड फॉर दिस, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स रिसीव्ड स्टेट सपोर्ट एज वेल, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया कि इरिगेशन का वहाँ पे इम्पोर्टेंस था क्योंकि कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसे थे जिनको मतलब एडिशनल वाटर का रिक्वायरमेंट था, सही है। और जो स्टेट था, ठीक है ना, या फिर हम जो बोलते हैं जहाँ जो गवर्नमेंट था वो भी जो है इसको सपोर्ट करता था, सही है ना, यहाँ पे वही मेंशन किया गया। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है दो एग्रीकल्चर वॉज लेबर इंटेंसिव, पीजेंट्स डिड यूज टेक्नोलॉजीज दैट ऑफन हार्नेस्ड कैटल एनर्जी। देखिए एग्रीकल्चर जो था उस टाइम लेबर इंटेंसिव था, ठीक है ना, उस टाइम का एग्रीकल्चर जो था वो लेबर इंटेंसिव था, फिर भी जो पीजेंट्स हैं या फिर जो फार्मर्स थे, ठीक है, वो क्या करते थे, कुछ थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, ठीक है ना, कैटल मतलब हार्नेस करते थे कैटल एनर्जी को, ठीक है, मतलब वही ब्लॉक काट हम बोल सकते हैं, ब्लॉक काट नहीं, जो पेयर ऑफ ब्लॉक्स और 2 प्लस बोला गया था ना, वही उसी का बात किया जा रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर वॉज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 2 मेजर सीजनल साइकिल्स, हम जानते हैं, ठीक है, एक कॉमन बात है, ठीक है, जो सीज़न होता है आपका एग्रीकल्चर का बेसिकली 2 होता है हमारे इंडिया में, ठीक है, बेसिकली 2 होता है, और भी बहुत सारा होता है लेकिन बेसिकली 2 है आपका, है रबी और खरीफ, सही है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो रबी मतलब जो स्प्रिंग के टाइम में, खरीफ मतलब ऑटम के टाइम, ऑटम के टाइम मतलब अभी जो टाइम चल रहा है, ठीक है, अगस्त सितंबर, इसमें जो टाइम चलता है इसको बोलते हैं हम लोग खरीफ, ठीक है, और रबी आपका होता है स्प्रिंग के टाइम में, सही है, वही बोला गया। अब देखिए ड्यूरिंग द 17th century several new crops from different parts of the world reached the Indian subcontinent. For example, maize, makkah was introduced in India by Africa and Spain, which gradually became one of the major crops of Western India. Vegetables like tomatoes, potatoes, and chilies were introduced from the New World at this time, as were fruits like the pineapple and papaya. ठीक है, तो इससे हम क्या सीख पाते हैं कि ये जो कुछ वेजिटेबल्स है, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ क्रॉप्स हैं, ये हमारे इंडिया में पहले से नहीं था, ठीक है, ये बाहर से आया था, यहाँ वो मेंशन किया गया, ठीक है। ये तो जो हमारा जो नॉलेजेबल यहाँ पे बात बोला गया, सही है।
इसको हमको मतलब थोड़ा याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर पढ़ते हैं हम लोग द विलेज कम्युनिटी, सही है। अब हम पढ़ने वाले हैं द विलेज कम्युनिटी। आज का जो चैप्टर है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, सही है, बोरिंग नहीं है। बोरिंग हो भी दे सकता है, ठीक है, मैं हूँ ना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सही है। अब हम पढ़ने वाले हैं द विलेज कम्युनिटी। अब हम देखते हैं कि जो पहले जो मतलब इंडिविजुअल ओनरशिप तो आपका था ही, ठीक है ना, लेकिन एक कलेक्टिव ओनरशिप नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बोल सकते हैं, वहाँ उस टाइम पे जो है वर्क करता था, ठीक है। कौन सा 3 बॉडी काम करता था आपका? कल्टिवेटर्स, पंचायत एंड द विलेज हेडमैन जिसको मुकद्दम और मंडल भी बोला जाता था, ठीक है ना। ये 3 जो बॉडी है अपने में मतलब कलेक्टिवली काम करता था, इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो कलेक्टिव था, हम बोलते थे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी था, है ना। ये तीनों मिलकर जो काम किया करते थे, तो इसमें कुछ डिस्टिंक्शंस बोला गया, ठीक है। देखिए उस टाइम पे जो है आपका जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन था या फिर मेजॉरिटी था आपका वो पीजेंट्स थे, ठीक है ना, हम बोल सकते हैं। और उस टाइम को जो लैंड था कल्टिवेबल लैंड था वो भी बहुत ज़्यादा ह्यूज था, लेकिन फिर भी जो है इन कल्टिवेटर्स में भी कास्ट का डिफरेंस था, ठीक है ना, हायरार्किकल का डिफरेंस था, ठीक है। हमें ये देखने को मिला है, ठीक है। इसकी वजह से जो है एबंडेंस ऑफ लैंड होने के बावजूद भी जो है कुछ वर्कर्स ऐसे थे जिनको मिनियन बोला जाता था, ठीक है, मिनियल वर्कर्स बोला जाता था, क्योंकि वो लैंड को टिल करने का काम करते थे, ठीक है, मतलब देखिए लैंड भी है, ठीक है, आपका लेबरर्स भी हैं, पर उसमें क्या है, एग्रीकल्चर करना है, कल्टीवेशन ही करना है, पर उसमें भी जो है डिवीजन किया गया, ठीक है। जिसे कहते हैं कि जो मतलब एक हेट्रोजेनस ऑर्गेनाइजेशन था, सही है, पीजेंट्स का एक हेट्रोजेनस ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, मतलब इसमें भी डिवीजन था, इसमें भी हायरार्की था, सही है, यहाँ पे वही मेंशन किया गया है। देखिए वन हु till the land was known as menials or agricultural laborers, मजूर। मुस्लिम कम्युनिटीज menials like the हलाल खुरन, इसको स्कैवेंजर्स भी बोला जाता था, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए देयर वाज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन कास्ट, पॉवर्टी एंड सोशल स्टेटस एट द लोअर स्टेटा ऑफ सोसाइटी। इन अ मैनुअल फ्रॉम 17th सेंचुरी मरवार राजपूत आर मेंशन्ड एज पीजेंट्स। देखिए जो मरवार हैं या फिर जो राजपूत हैं, ठीक है, उनको भी जो है पीजेंट्स मेंशन किया गया है, ठीक है। देखिए जो बेसिक जो पहला जो आपका ऑक्यूपेशन था, ठीक है ना, वो आपका प्रिमिटिव से शुरू हुआ था, ठीक है, फार्मिंग से शुरू हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे जो मरवार थे या फिर जो राजपूत थे वो भी आपका जो फार्मर्स थे, ठीक है ना, वो भी जो है आपका पीजेंट्स थे, और वो जाट्स के साथ रहा करते थे, ठीक है। जाट्स को मेंशन किया गया है कि वो एकदम मतलब सोसाइटी के एकदम लोअर स्टाटा में, मतलब लोअर स्टाटा में उन लोगों को रखा गया है, जाट्स को, सही है, उस टाइम रखा गया था। So shared the same space with Jats who were accorded a lower status in the caste hierarchy, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। Caste such as Ahirs, Gujars and Malis rose in hierarchy because of profitability of cattle rearing and horticulture। ये जो गुजर से या फिर जो क्या बोलते हैं अहिर्स, यहाँ बोला गया है शायद, जो अहिर्स है, गुजर से और जो माली से, ये मतलब धीरे धीरे जो है अपने हायरार्की की जो कास्ट का हायरार्की है उसमें ऊपर उठने लगे। क्यों? क्योंकि जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट अर्न कर पाए थे हॉर्टिकल्चर से या फिर कैटल रियरिंग से, हम बोल सकते हैं, सही है, यहाँ पे वही मेंशन किया गया। अब आपका आता है हेडमैन, ठीक है। द विलेज पंचायत वाज एन असेंबली ऑफ एल्डर्स हेडेड बाय द हेडमैन नोन एज मुकद्दम और मंडल। देखिए हेडमैन मतलब क्या, बेसिकली पंचायत की बात बोला जा रहा है, ठीक है ना। एक पंचायत होता था, ठीक है, पंचायत में बहुत सारे एल्डर्स रहते थे, ठीक है, पंचायत, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एल्डर्स जिनको जो है हेडेड बाय हेडमैन, ठीक है, हेडमैन, इसको मंडल भी बोलते थे, ठीक है, और मुकद्दम भी बोलते थे, सही है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। The headman held office as long as they enjoyed the confidence of the village elders, failing which they could be dismissed by them। क्या बोल रहा है, जैसे जब तक जो एल्डर्स है उनका अगर कॉन्फिडेंस वो गेन कर पाता है या फिर जब तक उनका कॉन्फिडेंस हेडमैन पे बना है तब तक हेडमैन मतलब कुर्सी पे बैठा रहेगा, ठीक है, तब तक उसका पोजीशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, सही है, यहाँ पे वो मेंशन किया गया है। द पंचायत डिराइव इट फंड्स फ्रॉम कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल्स टू अ कॉमन फाइनेंशियल पूल, ठीक है, उनका फंड कहाँ से आता था, जो इंडिविजुअल जो है मतलब जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते थे वहीं से उनका जो फंड, क्या बोलते हैं, फंड आता था, हम बोल सकते हैं, सही, यहाँ पे वही मेंशन किया गया।
One important function of the panchayat was to ensure that caste boundaries among the various communities inhabiting the village were upheld. Panchayats also had the authority to levy fines and inflict some more serious forms of punishment like expulsion from the community. मतलब क्या बोल रहे हैं, पंचायत का कुछ राइट्स था. देखिए पंचायत बेसिकली क्यों थे, पंचायत जो है लोकल लेवल पे काम करते थे, लेकिन वो भी जो है मतलब इंसाफ दिलाते थे. कोई भी अगर लोकल डिस्प्यूट होता था तो बैठ के जो है उसका फैसला करते थे, ठीक है ना. तो उनके पास वो पावर था किसी को इंसाफ दिलाने का या फिर किसी को अपने कम्युनिटी से निकाल देने का, ठीक है. कोई अगर सीरियस क्राइम करता है तो उसको जो अपने कम्युनिटी से निकाल देने का पावर भी पंचायत के पास था. यहाँ पे वो मेंशन किया गया है, सही है. अब बोला गया है in addition to the village panchayat each caste or jati in the village had its own जाति पंचायत. अच्छा ठीक है, देखिए जो विलेज में जो अलग अलग जो मतलब डिफरेंट कास्ट हैं, ठीक है, उन डिफरेंट कास्ट का जो है एक डिफरेंट पंचायत बना हुआ है, ठीक है. मतलब यहाँ पे भी जो है हम बोल सकते हैं हायरार्की दिखाया गया है, या फिर हायरार्की नहीं, यहाँ बोल सकते हैं स्ट्रैटिफिकेशन दिखाया गया है, ठीक है. मतलब अलग जात का जो है अलग पंचायत है, ठीक है ना. तो ऐसा ही बात है. तो इससे हम सोच सकते हैं कि इस टाइम पे जो है थोड़ा सोशल डिवीज़न बहुत ज़्यादा था, हम बोल सकते हैं, ठीक है. अगर कोई पंचायत में बैठना चाहता है तो उसको सेम जात होना पड़ेगा, तभी जाकर पंचायत में बैठ सकता है ना. इससे हम क्या, इससे हम यही मतलब यही कंक्लूड कर सकते हैं ना. यहाँ पे वही बोला गया. अब आपका आता है विलेज आर्टिसंस, ठीक है. देखिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा विलेज आर्टिसंस के बारे में पढ़ने वाला. आर्टिसन मतलब जो थोड़ा स्पेशलाइज्ड काम करते थे, ठीक है. देखिए इस सोसाइटी की जो बात किया जा रहा है इसमें जो डिस्टिंक्शन था, ठीक है, आर्टिसंस या फिर जो पीजेंट के बीच में जो डिस्टिंक्शन था वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड था, ठीक है ना. मतलब कुछ ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं था, ठीक है. दोनों जो कम्युनिटी है दोनों का काम कर सकते थे, ठीक है, या फिर करते थे हम बोल सकते हैं. यहाँ वही बोला गया. कल्टिवेटर्स एंड देयर फैमिलीज वुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन क्राफ्ट प्रोडक्शन. मतलब देखिए यहाँ पे जो इंडिविजुअल चॉइस जो था वो आपका यहाँ पे प्रेफर हुआ करता था, ठीक है. मतलब जो चाहे वो अपना प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है, अगर उसके पास वो स्किल हो तो, सही है ना. यहाँ पे वही बोला गया. तो बेसिकली जो फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे वो आपका क्राफ्ट प्रोडक्शन भी प्रैक्टिस कर सकते थे. यहाँ पे वो मेंशन किया गया, सही है. सच एज डाइंग, मतलब कौन सा काम, डाइंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, बेकिंग एंड फायरिंग ऑफ पॉटरी, मेकिंग एंड रिपेयरिंग एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स. सी विलेज आर्टिसंस, पॉटर्स, ब्लैकस्मिथ्स एंड कारपेंटर्स, बार्बर्स, इवन goldsmiths provided specialized services in return for which they were compensated by villagers by a variety of means, mostly by giving them a share of the harvest और अलॉटमेंट ऑफ लैंड एक्सेट्रा, ठीक है. ये जो स्पेशल जो काम करते थे, गोल्ड स्मिथ्स थे, ये आपका जो कारपेंटर्स थे, बार्बर्स थे, पॉटर्स थे, ब्लैक स्मिथ्स थे, ये मतलब एक टाइप का जो है स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते थे, जिनके रिटर्न में उनको क्या मिलता था, हार्वेस्ट जो प्रोड्यूस हुआ है उसको थोड़ा शेयर मिलता था या फिर थोड़ा बहुत लैंड मिलता था, ठीक है. यहाँ वही बोला गया. Some British officials in the 19th century saw the village as a little republic. क्या बोला जा रहा है, क्यों, made up of fraternal partners sharing resources and labor in a collective. But this was not a sign of rural egalitarianism because there existed deep inequities based on caste and gender distinction, ठीक है. ये रूरल egalitarianism का एग्जाम्पल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो है फिर भी जो है बहुत सारे जो है क्या बोलते हैं इनइक्वलिटीज एग्जिस्ट करते थे इनके कास्ट सोसाइटी में, सही. यहाँ पे वही बोला गया, ठीक है. तो बेसिकली जो है आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. उसके बाद जो सेक्शन है वो हम पार्ट 2 में कवर अप करने की कोशिश करेंगे या फिर हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है. ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है. आज का क्लास हम ये भी खत्म करते हैं. वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है. अब यहाँ पे आइए, पढ़िए, अच्छा लगे लाइक करिए, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. लेकिन कुछ सीख के जाइए, मैं इतना ही चाहता हूँ, सही है. लेट्स अंडरस्टैंड, हमारा मोटो यही है कि लेट्स अंडरस्टैंड. यहाँ पे समझने आए हैं, समझिए, समझ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है. तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं. मिलते हैं हम पार्ट 2 में, जिसमें जो है हम इसके बाद जो लेफ्ट ऑफ सेक्शन है वो हम वहाँ पे कवर अप करेंगे. सो बाय फॉर टुडे.